ओके। संध्या, आज दिन शनिवार, आईपीसी की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। हालांकि लाइव क्लास में सिर्फ मैं ही लाइव हूं, बाकी और आप सभी लाइव नहीं हैं। आप सभी अगर लाइव आ जाएं तो मुझे हिंट कर दें। आज आपके साथ जो सेक्शन जो पार्ट स्टडी स्टार्ट करना है वो सेक्शन 120A 120B ये आपके साथ आज स्टार्ट करना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें लगभग एक बड़ा सेगमेंट आप कवर कर चुके हैं। अबेटमेंट कल फिनिश हुआ है और आज कोशिश ये होगी कि आज इस टॉपिक को भी फिनिश कर दिया जाए। देखिए, सेक्शन 120A और 20B ये दो सेक्शन सिर्फ इस चैप्टर में हैं, ठीक है। और चैप्टर 5A के नाम से इसे जाना जाता है। सिर्फ दो सेक्शन इस पार्ट में हैं, इस चैप्टर में हैं। और इन्हीं दोनों सेक्शन को रखने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि कॉन्स्पिरेसी तो ऑलरेडी डिफाइन थी, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अबेटमेंट से इसे टेकअप कर लिया जाता था, लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही थी। उस कमी को दूर करने के लिए 1913 में इस पार्ट को जोड़ा गया, चैप्टर 5A को। इस चैप्टर 5A में दो सेक्शन हैं, एक 120A और एक 120B। ठीक, आज इन दोनों सेक्शन को पढ़ेंगे और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आज जो आप इस सेक्शन में पढ़ेंगे, आप भले आईपीसी को एक दो बार पलट चुके हों, भले आपने आईपीसी के सेक्शन 120A और 120B को पढ़ लिया है, लेकिन आज कोशिश ये है कि मैं आपको कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ें बताऊं। हालांकि कोशिश रोज होती है, आज कुछ और है, इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 120A ये सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड है। पहला ये कहता है कि कोई ऐसा कार्य जो अवैध है, एक ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि कोई अवैध कार्य जो है वो किए जाने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये कहता है कि कोई वैध कार्य भी अगर हम अवैध तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक, इसका नीचे का पार्ट जो है आप बेयर प्रोविजन उठा के देखेंगे तो इसका नीचे का इस सेक्शन का जो बचा हुआ खंड है, पार्ट है, वो ये कहता है कि हाँ किंतु तब तक जब आपराधिक षड्यंत्र में कोई कार्य जो है वो होना चाहिए, ऐसे करके मेंशन है। तो ये तो बेयर प्रोविजन हुआ। अब सबसे पहले जो चीज़ें, अगर आप बेयर लेके बैठे हुए हैं, बेयर एक्ट आपके हाथ में है, तो सबसे पहले आप उठा के देखिए, पलट के देखिए। मैंने आपको सेक्शन 43 पढ़ाया था, सेक्शन 43, ठीक है। सेक्शन 43 में वर्ड अवैध शब्द को डिफाइन किया गया है, ठीक है, परिभाषा खंड में सेक्शन 43। और आज के बाद आप जब भी कभी अबेटमेंट के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 43 अपने आप याद आ जाएगा। एक डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन आपको हमेशा के लिए याद आ जाएगा। सेक्शन 43 अवैध शब्द को परिभाषित करता है। अब इस अवैध शब्द की परिभाषा में तीन चीजें बताई गई हैं, स्पष्ट तरीके से तीन चीजें बताई गई हैं और बताया गया है कि क्या क्या अवैध है। पहला, अगर कोई कार्य है, ठीक है, जो विधि के अनुकूल नहीं है, ठीक, विधि विरुद्ध है, विधि के अनुकूल नहीं है, पहला। दूसरा, कोई ऐसा लोप, कोई ऐसा ओमिशन जो किया जाना चाहिए था लेकिन वास्तव में किया नहीं गया, ठीक है। दो,
और तीसरा इसका पार्ट जो है वो बताता है कि कोई भी ऐसी बात जो विधि के विरुद्ध हो और सिविल कार्रवाइयों को करने का आधार प्रदान करती है। ठीक है, आपने अब तक उम्मीद है बेयर में देख लिया होगा सेक्शन 43 इन 3 बातों के बारे में बात करती है। पहला क्या है? अवैध कार्य, विधि विरुद्ध कार्य। दूसरा, ऐसा कार्य जो एक लोप द्वारा उत्पन्न हो, यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को न फॉलो करके उस काम को डिनाई कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ अवैध लोप। और तीसरे पार्ट जो है वो इसका ये बताता है कि ऐसी विधि विरुद्ध कार्य जो सिविल कार्रवाइयों को करने का आधार प्रदान करती है। अब जरा इस सेक्शन की यहीं स्टार्ट में ही आपको इसकी नए डायमेंशन को आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जरा इस सेक्शन के विस्तार को आप देखिएगा और समझिएगा। मान लीजिए ए और बी एक संविदा करते हैं। ठीक है, ए और बी एक संविदा करते हैं। 2 लोग हैं, 3 कर लेते हैं इसको। ए पति है, बी पत्नी है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं। ये सी से एक संविदा करते हैं और ये कहते हैं कि हम अपना मकान आपको बेचेंगे। ठीक है, करार करते हैं, प्रस्ताव देते हैं। प्रस्ताव के बाद फिर आपने रवि सर की क्लासेस में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, प्रस्ताव करते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अब अगर इस प्रस्ताव को वो रिवोक कर लें, वापस कर लें, या एग्रीमेंट कंडीशन तक हो जाए और एग्रीमेंट के बाद वो वापस कर लें, तो क्या ये विधि विरुद्ध नहीं होगा? क्या ये सिविल कार्रवाई करने का आधार नहीं होगा? बताएं, मुझे रिप्लाई दें। आपके रिप्लाई का मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या ये सिविल कार्रवाई करने का आधार नहीं होगा? क्या इस एग्रीमेंट के भंग होने पर क्या ये सिविल कार्रवाई का आधार नहीं होगा? और अगर सिविल कार्रवाई का ये आधार है, ठीक, ये सिविल कार्रवाई का आधार है, तो ये फिर कहां जाएगा? ये अवैध की परिभाषा में चला जाएगा। विधि विरुद्ध है, अवैध हो गया। ठीक है, और अब 43 के इस अवैध शब्द को लेके आप चले आइए 120A में। ठीक है, 120A आपसे क्या कहता है? कोई अवैध कार्य करने के लिए या कोई वैध कार्य अवैध तरीके से करने के लिए। तो यानी कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण काफ़ी देर तक चीज़ें बाधित रहीं। उम्मीद करता हूँ आप सब फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लाइव हैं तो प्लीज़ मुझे हिंट करें कुछ। जी चलिए, सभी लोग आ जाने दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं आप सबके साथ जो डिस्कस कर रहा था सेक्शन 120A, जब 120A में आप पढ़ते हैं अवैध शब्द को, तो अवैध शब्द को डिस्कस करने के लिए हम सीधे सेक्शन 43 के पास जाते हैं। और सेक्शन 43 जो हमें अवैध के बारे में बताता है। अवैध चीज जो है वो ये बताती है क्या है अवैध। अवैध हर वो चीज अवैध है जो या तो विधि विरुद्ध है, पहली चीज विधि के अनुसार नहीं है, और ऐसा लोप है, ऐसा ओमिशन है। ठीक है, और या फिर सिविल कार्रवाइयों को करने का अधिकार प्रदान करती है। तो आप जरा सेक्शन 120A की डायमेंशन को देखिए, एक बार इसकी ग्रेविटी को देखिए। ये टॉर्ट में भी लागू हो जाएगा, ये CRPC में भी लागू हो जाएगा, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू हो जाएगा, ये आपके TPA में भी लागू हो जाएगा,
इतनी इसकी डिग्निटी है, इतना इसका पेरिफेरी है। ठीक है, शायद आपने कभी इससे पहले नहीं सोचा होगा। आपने सोचा होगा आईपीसी है तो बस आईपीसी में 120A का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी 21 लोग ही कनेक्ट हुए हैं। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी जो होगा। एक केस नोट करिए। केस जो है वो है तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 2 SCR 881। MCQ में ये सवाल आ चुका है जुडिशरी में, आप लोग नोट करें। फिर दूसरा केस सेम और नोट करिए। हरधन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हरधन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 2 SCC 143। ये दोनों केस लीडिंग केस हैं और दोनों केस में एक ही बात को मेंशन किया गया है। वो ये बताया गया है कि यदि धारा 120A में अगर दो व्यक्तियों का, सेक्शन यही बताता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई वैध कार्य को अवैध तरीके से या अवैध कार्य को अवैध कार्य को, ठीक है, धारा 120 ये कहती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने को सहमत होते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। ये धारा बताती है। ठीक है, तो यहां दो व्यक्तियों से मतलब जो है, ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों केस जो अभी आपने लिखा है, ये दोनों केस ये बताता है कि कभी भी आपराधिक षड्यंत्र के मामले में किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं बनाया जा सकता। ये बात दिमाग में रखिए, आपराधिक षड्यंत्र, क्योंकि संख्या ही हमें दो चाहिए, मिनिमम है ये। और अगर मिनिमम की दो की संख्या पूरी हो रही है और आपराधिक षड्यंत्र हो रहा है, तो इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट तौर से कहा है कि यदि एक व्यक्ति सिर्फ आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में बचता है, बाकी सबको इक्विटाइल कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उन्मुक्त कर दिया जाता है, और केवल एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में बचता है, तो उसे भी इक्विटाइल कर दिया जाना चाहिए, उसे दोषी नहीं बनाया जा सकता। एक बात ये दिमाग में रखिएगा। दूसरी यही एक और कंडीशन दिमाग में रखिएगा कि हो सकता है कि मामले में कुछ और अभियुक्त हों जो अभी पकड़ में ना आए हों, ठीक है, या जो जानकारी में ना हो पाए हों। उस कंडीशन की बात अलग है, ठीक है, लेकिन समस्त अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, और समस्त अभियुक्तों में एक को छोड़ के बाकी सबको अगर इक्विटाइल कर दिया गया है, तो बचा हुआ एक भी, जो एक सिंगल बचा हुआ है, वो व्यक्ति इक्विटाइल कर दिया जाएगा। यानी अकेले व्यक्ति को आपराधिक षड्यंत्र के मामले में अगर सबको छोड़ दिया गया है तो अकेले व्यक्ति को कभी पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों केसों में यही बात मेंशन हुई है। देखिए, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, विधि की दृष्टि में, कानून की नजर में हस्बैंड और वाइफ एक आइडेंटिटी होते हैं, अलग अलग वो नहीं होते। अब यहां ये इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में अंतर को समझ लीजिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंडियन लॉ और ब्रिटेन के लॉ यानी इंग्लिश लॉ में डिफरेंस है। ठीक है, ब्रिटेन का लॉ जो है वो ये कहता है, एक केस पहले नोट कर लीजिए फिर मैं बताऊं। माऊ जी, MOW, माऊ JIG, माऊ जी 1957 का केस है, 1957 टू WLR 277,
ठीक है। अब इंग्लिश लॉ जो है वो साफ तौर से कहता है, वो साफ तौर से इंग्लिश लॉ कहता है कि पति और पत्नी दोनों सिंगल आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है। और सिंगल आइडेंटिटी होने के कारण वो किसी आपराधिक षड्यंत्र में, दो पति और पत्नी के बीच में आपराधिक षड्यंत्र नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि पति और पत्नी के बीच में, चूंकि कानून की नजर में ये दोनों एक हैं, इस वजह से इनमें आपराधिक षड्यंत्र नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय लॉ जो है, इंडियन लॉ जो है, वो इससे थोड़ा सा अंतर देता है। वो अंतर ये देता है कि दोनों को एक ही आइडेंटिटी तो माना जाता है, लेकिन पति और पत्नी के बीच में उकसाहट, प्रोवोक करना, सहायता, इनके द्वारा अगर आपराधिक षड्यंत्र में कोई पार्ट प्ले किया जा सकता है। दो चीजें याद रखिएगा, उकसाना और सहायता, वही जो आपने दुष्प्रेरणा में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर उकसाया जा रहा है या सहायता की जा रही है किनके बीच में, पति और पत्नी के बीच में, तो ये आपराधिक षड्यंत्र के पति और पत्नी तब ये भागीदार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है, अंग्रेजी विधि में क्या है, पति और पत्नी दोनों एक आइडेंटिटी माने जाते हैं, इसलिए आपराधिक षड्यंत्र में ये कभी अलग अलग एक दूसरे के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इंडियन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया आपको कि हाँ, पति पत्नी जो हैं वो आपस में आपराधिक षड्यंत्र के पक्षकार हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। एक दो केस और है, चूंकि ये दोनों सेक्शन खासतौर से 120A केस की भरमार है इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब ये टॉपिक फिनिश होगा तब आपको लगेगा कि क्यों इतनी केस की भरमार है। और इसके लीडिंग केसेस जो हैं वो पीटी में खूब पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केसेस पूछे जाते हैं कि आप, हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ, ये केस तो कभी सुना ही नहीं था, ठीक। भगत राम 1972 का ये केस है। भगत राम 1972 CRLJ 909 SC। और इसी पे एक और लीडिंग केस है, फखरुद्दीन AIR 1967 SC 1226। पहला केस जो है वो भगत राम का केस है, 1972 CRLJ 909 SC। और दूसरा केस है फखरुद्दीन का, AIR 1967 SC 1226। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से बताया है कि अगर बाकी सभी अभियुक्तों को उन्मुक्ति दे दी गई है तो एक अकेला व्यक्ति जो है आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में, उसे भी छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों केसों में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 120 B में, A में परिभाषा है, B में दंड है। तो हम हमेशा जब बात करते हैं तो दंड वाले सेक्शन से बात करते हैं। जैसे आप 302 की बात करते हैं तो 302 में नहीं, 300 में अपराध है, 302 की बात आप करते हैं। इसी तरह से 120 आप हमेशा बोलते हैं, 120B बोलते हैं। तो 120B में किसी एक व्यक्ति को अकेले कन्विक्ट नहीं किया जा सकता अगर उसके सारे साथियों को छोड़ दिया गया है। इन्हीं दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये बात स्पष्ट की है। अब यहां एक कंडीशन और बनती है कि अगर मान लीजिए किसी एक अभियुक्त को ही पकड़ पाई हो पुलिस, ठीक है, और बाकी अभी वो पकड़ में ही नहीं आए हों, पहली कंडीशन। या हो सकता है कि
किसी एक का ही अभी विचारण हो रहा हो, ट्रायल हो रहा हो, बाकी सबका ट्रायल अभी प्रोसीडिंग में आया ही ना हो, उस कंडीशन में ये जो अभी बात मैंने कही है उस कंडीशन में ये लागू नहीं होती है। ठीक है, यानी सभी सह अभियुक्त को ऑफेंडर अगर एक साथ उनका ट्रायल हो रहा है और एक को छोड़ के सारे को ऑफेंडर को एक्विटाइल कर दिया गया है, तो अकेले एक व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाएगा। विचारण अलग हो रहा है या अभी पकड़ में नहीं आए हैं, वो कंडीशन दूसरी होगी। ठीक है, देखिए सेक्शन 120A के जो एसेंशियल को हम पकड़ें, उसकी मेन नब्ज को पकड़ें, तो अभियुक्तों के बीच में, षड्यंत्रकारियों के बीच में जो करार होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 107 का पार्ट 2 और 120A दोनों में किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसके अंतर को आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा। ठीक, तो साफ तौर से ये स्पष्ट हो रहता है कि अगर षड्यंत्रकारियों के बीच में करार हो गया है, ठीक है, किसी तरह का एग्रीमेंट हो गया है, कोई समझौता हो गया है, कोई विचार विमर्श हो गया है, तो उस कंडीशन में षड्यंत्र का अपराध पूर्ण हो गया है। ध्यान रखिएगा, यही वहां से अंतर 107 का सेकंड पार्ट जो है उससे और 120A सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। 107 का पार्ट बी क्या कहता है? वो कहता है कि षड्यंत्र के जो दुष्प्रेरणा है उसमें षड्यंत्र तो होना चाहिए, करार तो होना चाहिए, लेकिन करार के अनुक्रम में कोई काम, छोटा सा भी काम, और किसी भी पक्षकार द्वारा, षड्यंत्र के किसी भी पक्षकार द्वारा छोटा सा भी काम कर दिया जाना चाहिए। लेकिन धारा 120A साफ तौर से ये कहती है कि अगर षड्यंत्र का करार, विचार विमर्श, समझौता कंप्लीट हो गया है तो षड्यंत्र का अपराध कंप्लीट हो गया है। आपराधिक षड्यंत्र 120A का अपराध कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो करार जो है, समझौता जो है, वो इसका मेन एसेंस है, अगर वो कंप्लीट है। अच्छा, एक और बात यहां ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि वो अंतिम स्टेज तक जाके कंप्लीट हो। अगर इनिशियल स्टेज पे भी कम्युनिकेशन हो गया है पक्षकारों के बीच में, यानी ये जो आपराधिक षड्यंत्र है इसके जितने भी पक्षकार हैं, जितने भी अभियुक्त हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया हो, तो भी ये माना जाएगा कि ये जो करार था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर मौन सहमति हो गई है तो भी माना जाएगा कि करार पूरा हो गया है। सिर्फ ध्यान रखने की बात जो है वो ये है कि एब एडिम, यानी जो कॉन्सेप्ट है, मतैक है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक दूसरे जितने भी मान लीजिए ये सभी हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं, तो जो विचार हो रहा है वो मतैक हों, एक ही बात को एक ही अर्थ में सब समझ रहे हों। सबसे एसेंशियल जो चीज है वो यही है। ठीक है, एक केस है, नोट करिए, चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 का ये केस है। चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009, 11 SCC 721। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यही, अभी जो बात मैंने आपसे कही, साफ तौर से ये कही कि मिलाप हो जाना जरूरी है। मिलाप मतलब समझ रहे हैं ना, चीजें डिस्कस हो जाना, कम्युनिकेट हो जाना, एक दूसरे की जानकारी में आ जाना, ये कंप्लीट होना चाहिए। काम हुआ है या नहीं हुआ है, किसी पक्षकार ने कोई एक्ट किया है कि नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, योगेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, योगेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जब इस क्लास को एंड करूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों इतने सारे इस केस इस सेक्शन में हैं। योगेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008,
2008, 10 SCC 394। देखिए, इस केस में ये साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि षड्यंत्र अपने आप में एक मूल अपराध है, ठीक है, एक बेसिक क्राइम है, और अगर उस अपराध के लिए कोई करार हो जाता है तो करार होने से ही व्यक्ति जो है वो दंडनीय हो जाता है, पनिशमेंट के लिए वो लायबल हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं, चाहे अबेटमेंट की बात कर लें, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर लें, चाहे उधर अटेम्प्ट की बात कर लें, ये 3 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस हैं, ठीक है। और इनकम्प्लीट होने के कारण जो लॉ की अपनी इंटेंशन है वो ये है कि अगर ये इनकम्प्लीट हैं तो इनको इनकम्प्लीट कंडीशन में ही रोक लिया जाए, किसी भी स्तर में, किसी भी दशा में इसे पूरा होने से पहले इसे रोक लिया जाए। और अगर पूरा होने से पहले इसे रोक लिया जा रहा है, ठीक है, तो वहीं इसे दंडित करके मामले को शॉर्ट आउट कर देंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसका फॉर्म फिर कुछ दूसरा हो जाएगा। इसलिए इस तीनों पार्ट का, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, ये तीनों इनकम्प्लीट ऑफेंसेस को यहीं पर दंडित कर दिया जाता है, आगे बढ़ने से इसे रोक दिया जाता है, ठीक है। अपहरण, किडनैपिंग, एडॉप्शन, शायद आप में से जिसने पढ़ा हो वो, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये 2 ऐसे ऑफेंसेस हैं पूरी आईपीसी में जो निरंतर चलते रहते हैं, कंटिन्यू, ये हमेशा चलते रहते हैं जब तक अपनी अंतिम स्थिति पे ना पहुंच जाएं। जैसे अपहरण का अपराध, ए ने बी को अपहरित कर लिया, अपहरण करने के बाद उसे इलाहाबाद ले गया, इलाहाबाद से बनारस ले गया, बनारस से दिल्ली ले गया, दिल्ली से कलकत्ता ले गया, कलकत्ता से बंबई ले गया, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक इसी तरह घुमाता रहा जगह जगह अपने आप को पुलिस से और प्रशासन से बचाने के लिए। तो ये साल भर का समय जहां जहां वो घूमा, वो सारा का सारा अपराध निरंतर चालू है, कंटिन्यू फ्लो में है, जहां जहां वो ले गया, और जहां जहां वो ले गया हर एक जगह इसका सूट फाइल हो सकता है। उसी तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लगातार निरंतर जारी रहने वाला अपराध है। इसके जितने भी कॉन्स्पिरेसी के जो मेंबर होंगे वो सारे के सारे जहां जहां निवास कर रहे हैं या जहां घटना को करना चाहते हैं या जहां से जो सुविधा इन्होंने प्राप्त की है, हर वो दशा, हर वो स्थान इसका पार्ट होगा, इसका ज्यूरिडिक्शन होगा, ठीक है। तो एक तो आपका एडॉप्शन, किडनैपिंग, ये लगातार जारी रहने वाला अपराध है, और दूसरा आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये भी लगातार जारी रहने वाला अपराध है। ये दिमाग में अच्छी तरह से रखिएगा। डीपीपी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस डूट, DOOT, डूट, DOOT, डूट, 1973, 1 ALL ER 940। ये अभी जो मैंने आपको बताया, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस डूट, इसी केस में डिसाइड हुआ था कि अपहरण एक लगातार जारी रहने वाला अपराध है, जैसे जैसे किडनैपिंग और एडॉप्शन, ठीक है। तो ये 2 दिमाग में रखिएगा, जब भी आपसे कभी पीटी में ऐसे सवाल पूछे जाएं, इसके एकदम सही जवाब आपके दिमाग में होने चाहिए। देखिए, एक और चीज सेक्शन 120A के लिए एक और चीज दिमाग में रखने की है कि जब तक जिस अपराध की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी किसी अपराध करने के लिए होगी ना,
जैसे किसी की हत्या करने के लिए हम कॉन्स्पिरेसी करें, या कोई चोरी करने के लिए, या लूट या डकैती, इस तरह के किसी भी अपराध के लिए हम कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। तो जब तक वो अपराध हो नहीं जाता, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, पे योर अटेंशन, जब तक वो अपराध हो नहीं जाता तब तक तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन जैसे ही वो अपराध हो गया, यानी इस स्टेज से निकल के अपराध कंप्लीट हो गया, वैसे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तब अभियुक्त को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, तब उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात को बहुत गौर से, बहुत इत्मीनान से समझ लीजिए। जिस अपराध के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ठीक है, जब तक वो अपराध कारित नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक जो अभियुक्त या अभियुक्त गण हैं, जितने भी हैं, 2, 4, 10, 20, 50 जो भी हैं, वो सारे तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश होंगे, लाइबल होंगे। लेकिन जैसे ही वो अपराध कमिट हो जाता है, यानी ये जो षड्यंत्र था ये अपनी अंतिम स्तर तक पहुंच जाता है, अपना रिजल्टेंट पा जाता है, उस समय फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, फिर उस अपराध के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, मिर्जा अकबर वर्सेस आर, मिर्जा अकबर वर्सेस आर, पीसी का ये, प्रिवी काउंसिल का ये डिसीजन है। उसी केस में ये कहा गया कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक है, जिस उद्देश्य से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई थी वो उद्देश्य पूरा हो गया, या फिर पुलिस के हस्तक्षेप में, कानून व्यवस्था के हस्तक्षेप में उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समाप्त कर दिया गया, अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, ठीक है, 120A में अगर पकड़ लिया गया, तो उस समय फिर क्या होगा कि ये उस अपराध में दंडित होंगे, और अगर ये अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए तो फिर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी उस अपराध के लिए दंडित किए जाएंगे। ठीक, देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होता है उसमें सेक्शन 120A जो होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, एक तो करार हो गया, ठीक है, पहली कंडीशन जो है वो करार है, और दूसरी कंडीशन जो है उसका आशय, इंटेंशन, किस इंटेंशन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। क्या काम किया गया है, किसने क्या काम किया है, या 5 लोगों में एक आदमी ने क्या काम किया है, बाकी चारों को नहीं पता, इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझ लीजिए। अगर ये अभी आज क्लियर है तो फिर आपको फिर हमेशा ये क्लियर रहेगा कि कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उद्देश्य, ऑब्जेक्ट और इंटेंशन, इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। किस उद्देश्य से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है और क्या ऑब्जेक्ट है, ये दो चीजें ही हमेशा देखी जाती हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दौरान क्या काम किया गया, किसी पक्ष ने, किसी उसके सहयोगी ने क्या काम किया है, या सभी को पूरी षड्यंत्र के बारे में जानकारी है या नहीं है, इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन और ऑब्जेक्ट, सिर्फ दो चीजें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मेंशन करती है। ठीक है, अब हमेशा ये बात दिमाग में रखने की होती है कि जो कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होता है, अगर 2 व्यक्ति करेंगे तो वो लाउड स्पीकर बजा के या ढोल बजा के नहीं करेंगे, वो गुपचुप तरीके से करेंगे, शांति से करेंगे, एकदम अकेले में करेंगे। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चीजों को प्रूफ हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 2 व्यक्ति जो हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, इन्हीं लोगों ने मिलकर आपस में षड्यंत्र किया, और ये दोनों क्यों अपने अपराध को मानेंगे। ठीक है, तीसरा कोई व्यक्ति है नहीं जानने वाला, समझने वाला, इस बात को जानने वाला। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर परिस्थिति जन्य साक्ष्य की ओर न्यायालय बढ़ता है,
और अगर सरकमफ्रांशियल एविडेंस से ये बात साबित हो जाती है कि जितने भी पक्षकार हैं वो आपस में मिलते जुलते थे, उनके पास पर्याप्त समय था एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से विचार विमर्श करना, ठीक है, मतैक होना, योजना को आगे बढ़ाने के लिए आपस में सहमत होना, अगर ये बात परिस्थिति जन साक्ष्य सर्कमस्टांशियल एविडेंस से साबित हो जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित हुआ। क्योंकि काम से तो मतलब है नहीं, हम आप मान लीजिए 5 लोग 6 लोग आप लोग हैं, 10 लोग हैं, अभी 62-63 लोग ऑनलाइन हैं, हम सभी आपस में कुछ योजना बनाते हैं कि हाँ कल चलेंगे, लोक सेवा आयोग पे धरना देंगे, वहाँ आगजनी करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, दुनिया भर के अपराध हम लोग आपस में बात करें, ठीक है। अभी अगर आपने यहाँ से ओके कर दिया, लाइक शेयर कर दिया, तो दैट मीन्स हम सबके बीच में आपराधिक षड्यंत्र का काम पूरा हो गया, हम सभी आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हो गए। क्योंकि जैसे ही आपने लाइक किया, जैसे ही आपने अपना कंसेंट दे दिया, तो दैट मीन्स आपकी तरफ से ओके मतैक हो गए, हम सबके विचार एक हो गए और हम सब ने क्या किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध किया, ठीक है। सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 10 अपने दिमाग पे जोर डालिए, सेक्शन 10 षड्यंत्रकारियों की समान परिकल्पना की बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन 10 जो है एविडेंस एक्ट का, वो आपके आईपीसी के सेक्शन 120A को सीधे सीधे कवर करता है, ठीक है। मैं फिर से अभी बता दूंगा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। फिर एक दूसरा केस और आप नोट कर लें, बहुत ही लीडिंग केस है, बहुत ही लीडिंग केस है, आप सब में से हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो। स्टेट वर्सेस सिद्धार्थ वशिष्ठ, स्टेट वर्सेस सिद्धार्थ वशिष्ठ। अभी मैं इसका जो दूसरा नाम बोलूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, मनु शर्मा का केस। जिनको ना याद आया हो वो फिर से याद दिला देते हैं। दिल्ली में एक बार था, ठीक है, तो मनु शर्मा और इनके साथ चार और व्यक्ति ये उस बार में पहुंचे, 2-2.5 घंटे तक उस बार में बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और वाइन पी रहे थे। फिर मनु शर्मा जो है वो बार अटेंडर के पास पहुंचता है, जो एक लेडी थी, ठीक, और उनसे और शराब की मांग करता है, लेकिन टाइम ओवर हो जाने के कारण, जी एकदम सही, जेसिका लाल मर्डर केस, एकदम सही आपने पहचाना, ठीक है। तो फिर मनु शर्मा जो है वो एक अपने जेब में जो रिवॉल्वर रखे होता है, उस रिवॉल्वर को निकालता है और जेसिका लाल को गोली मार देता है उस बार में, ठीक। जब गोली चल जाती है तो मनु शर्मा अपने हथियार को उठाते हैं और साथ के उनके जो 3 लोग और थे वो सारे के सारे भी भाग जाते हैं और अलग अलग जगह भागते हैं, ठीक है। जब मनु शर्मा को पकड़ लिया गया और सारे अन्य अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तो उनके ऊपर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा लगाया गया, ठीक है। यानी आपराधिक षड्यंत्र को जारी रखते हुए बाकी जितने थे 3 लोग, उनके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चला और मनु शर्मा के ऊपर हत्या का मुकदमा चला। तो बाकी जितने लोग थे उन्होंने ये साक्ष्य प्रस्तुत किए कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मनु शर्मा अपने पास हथियार लिए हुए, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मनु शर्मा शराब के नशे में गोली चला देगा। तो इन सब का कहने का ये मतलब है कि इस केस में बाकी जितने भी लोग थे उन्हें आपराधिक षड्यंत्र के लिए बिल्कुल दोषी नहीं माना गया, ठीक है। मनु शर्मा को सीधे सीधे हत्या के लिए पनिश किया गया, ठीक है। बाकी सबको आपराधिक षड्यंत्र के अपराध से मुक्त कर दिया गया, एक्विटाइल कर दिया गया, ठीक है। एक और केस है बहुत 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 लीडिंग, इंडिया में रहने वाला लीगल फील्ड का स्टूडेंट अगर इस केस का नाम न जाने तो शर्मिंदगी होगी। स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू
नवजोत संधू, कोई मुझे मैसेज करेगा कौन सा केस है ये? बहुत बहुत लीडिंग केस, भारतीय इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में इससे बड़ी घटना आज तक कभी हुई ही नहीं। कोई एनीवन? गूगल सर्च मत करिएगा, ऐसे जवाब दीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सद्दू, ठीक है। ये केस जो है संसद भवन पर हमले वाला केस था, याद रखिएगा। संसद भवन पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ये वो केस था। इसके साइटेशन भी आप याद रखें, 2005 CRLJ 3950 SC, नवजोत संधू SANDHU, ठीक है। नवजोत संधू 2005 CRLJ 3950 SC, पार्लियामेंट अटैक, ठीक है। इस केस में भी ये मेंशन किया गया, इस केस का यहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इसलिए मतलब है कि अन्य व्यक्ति जो कहीं दूर दूर बैठे हुए थे, मुख्य कर्ता मतलब जो अभियुक्त थे, उनको निर्देश दे रहे थे, उनको फॉलो करने का प्रोसेस बता रहे थे और उनको अन्य तरीके से फैसिलिटेट किया, ठीक है। तो इस केस में भी आपराधिक षड्यंत्र यानी 120B का केस बनता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया कि ऐसे अपराधी जो भारत की संसद और प्रभुसत्ता को हिला दें, ऐसे मुकदमे में व्यक्ति को फांसी के सिवा कुछ और सजा तो दी ही नहीं जा सकती, ठीक। अभी जो मैंने आपसे कहा था कि आज इस सेक्शन को आपको एकदम अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तो अभी जो पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं। अब इसके मेन कंटेंट स्टार्ट होते हैं, जो मैंने जिस वजह से मैंने कहा था कि आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी तक इतना तो आपके दिमाग में समझ में आ ही गया होगा कि सेक्शन 107 का पार्ट 2, 120A और साथ में एक और है इसका भाई, सेक्शन 34, ठीक है। ये तीनों कौन कौन से? सेक्शन 34, 120A और 107 का पार्ट 2, ये तीनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। लेकिन भाई भाई हैं, लेकिन कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि अगर अंतर नहीं है तो फिर एक जगह रखा नहीं जाता, ठीक है ना। तो अब जरा अगर आप कॉपी पेन के साथ हैं तो नोट कर लें, और कॉपी पेन के साथ नहीं है तो बहुत आराम से सुने, जहां कोई कंफ्यूजन होगा वहां मुझसे आप पूछ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेक्शन 102 जो है वो 120A जो है वो जैसे ही आपस में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, मैं आपको 120 और सेक्शन 34 के बीच में अंतर बता रहा हूं, 34 और 120A, ठीक है। इसके अंतर को पहले आप समझ लीजिए। 120A जो है वो ये कहता है कि अपराध के कारित होने के लिए वचनबद्धता, सहयोग अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। हमने अगर वचनबद्धता कर ली, ठीक है, और ये प्रॉमिस कर लिया कि हाँ हम आपको सहयोग करेंगे, तो सेक्शन 120A के लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन वहीं सेक्शन 34 के लिए क्या चाहिए? सेक्शन 34 के लिए भी, सेक्शन 34 आपको अच्छे से याद होगा, कॉमन इंटेंशन, ठीक है। कॉमन इंटेंशन के लिए क्या है?
कॉमन इंटेंशन के लिए जब तक आपके विचार भले एक हो गए, आपने आपस में साठ गांठ कर ली, लेकिन 34 में जब तक उस साठ गांठ के अगेंस्ट कोई काम, छोटे से छोटा काम जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक सेक्शन 34 में वो कवर नहीं होगा। छोटा सा छोटा काम, सेक्शन जैसे ही छोटा सा काम हुआ, आपने विचार किया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने आपस में विचार किया, आपस में डिस्कस किया और छोटा से छोटा काम कर लिया कोई भी, वो फिर सेक्शन 34 कवर हो जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ विचार किया, किसका विचार किया? अवैध कार्य का या वैध कार्य को अवैध तरीके से करने का, सिर्फ विचार किया, डिस्कस किया और एक साथ आपके विचार मिल गए, कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, कोई एक्टिव वर्क नहीं हुआ, तो आप 120 में फॉल करोगे। पहला अंतर है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो है वो है कि 120A में किसी व्यक्ति को अकेले एक्यूज नहीं बनाया जा सकता, पनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन सेक्शन 34 में अकेले एक व्यक्ति को भी एक्यूज बनाया जा सकता है, ठीक है। ये दूसरा बड़ा अंतर है। और तीसरा ये है कि अगर एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सभी व्यक्ति इक्विटाइल हो जा रहे हैं, 120 में एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब इक्विटाइल हो जा रहे हैं, तो बचा हुआ व्यक्ति अपने आप इक्विटाइल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 34 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेक्शन 34 में अगर 4-5 व्यक्तियों ने कॉमन इंटेंशन में कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के रिजल्टेंट में अगर 4 बरी हो गए हैं, एक कोई बचा है, तो उसको भी पनिश किया जा सकता है, ठीक है। ये 3 बेसिक डिफरेंस है सेक्शन 120 और सेक्शन 34 के बीच में, ओके। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरी चीज 120A और 107 का पार्ट 2, ठीक है। इसमें बहुत, मैं बार बार जब से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तब से बार बार मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि कोई एग्रीमेंट, कोई करार, प्रॉमिस अपने आप में कंप्लीट है, किसमें? 120A में। अगर कोई करार हो जा रहा है तो अपने आप में सफिशिएंट है, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 107 का पार्ट 2 जो है, उसमें करार भी होना चाहिए और करार के अनुक्रम में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई काम जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये इन तीनों सेक्शन के बीच में जो आपस में डिफरेंस है वो डिफरेंस है। स्टेट वर्सेस, अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। कम से कम 4-5 बार जुडिशरी के पीटी में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। और एविडेंस एक्ट में भी ये केस सेक्शन 10 में काम आता है, ठीक है। तो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988, यस, इंदिरा गांधी एसोसिएशन केस, ठीक। 1988 3 SCC 609। इस केस में, इसी केहर सिंह के केस में सेक्शन 120A और सेक्शन 107 के पार्ट 2 के अंतर को, डिफरेंस को मेंशन किया गया था, इस केस में मेंशन किया गया था, ओके। आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, कटरा में जो नलिनी फोटो स्टेट वाला है, नलिनी। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, ठीक है। कोई बताएगा ये कौन सा केस है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। राजीव गांधी की हत्या का जो केस है वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी के नाम से जाना जाता है। इसके साइटेशन है 1999 CRLJ 3124, ठीक है।
इस केस में भी ये मेंशन किया गया था, हालांकि खूब पूछा गया है, ये भी केस खूब पूछा गया है। 120 कौन सा, इसमें से कौन सा केस जो है वो धारा 120 बी से संबंधित है। इस केस में जो फैक्ट थे वो ये थे कि अगर कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो मेंबर हैं, मान लीजिए ये 5 मेंबर हैं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इनसे मिलता है, संपर्क में आता है, तो जरूरी नहीं है कि वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो। इस केस में ये बात कही गई थी, ठीक है। जो व्यक्ति किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मेंबर से मिलता है, उसके घर आता जाता है, जरूरी नहीं है कि वो भी उसी का हिस्सा हो, ठीक। इस वजह से ये केस जो है वो मेंशन किया गया था, ठीक है। और अगर हम बहुत स्लाइटली देखें, बहुत थोड़ा सा पूरे सेक्शन 120A को गौर से देखें, तो सेक्शन 120A जो है वो बहुत बहुत मल्टी डायमेंशनल केस सेक्शन है। अब आप समझ लीजिए कि इसमें बेंथम ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि राज्य को स्वेच्छाचारिता, धारा 120A जो है राज्य को स्वेच्छाचारिता प्रदान करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि राज्य जो है अपने विरोधियों को दमन करने के लिए इस धारा का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इस सेक्शन को बहुत ही केयरफुली टैकल करना चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा ही कि कॉन्ट्रैक्ट में भी षड्यंत्र जो है वो शामिल हो सकता है, वो मैंने आपसे अभी डिस्कस कर ही लिया, ठीक। अगर और एक और चीज जो मेंशन करने वाली है वो ये है कि सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी का सेक्शन 196 सब क्लॉज 2 बेयर में उठा के देख लीजिएगा। ये सेक्शन बात करता है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध जो प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, उस प्रोसीडिंग के लिए या तो राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले लिखित रिटन परमिशन ली जाएगी, तब उनके खिलाफ ये आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा आगे जारी किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन है, फिर से नोट कर लीजिए, 196 का सब क्लॉज 2। ठीक, अब इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 120B जो इसके पनिशमेंट को बताता है, ठीक। 120A में इतना है, इनको अगर आप अच्छे तरीके से कंसाइज कर लोगे तो आपका एक फुल क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव के जो चीज़ें हैं वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। 120B जो है वो स्पष्ट करता है, 3 कंडीशन की बात करता है। पहली कंडीशन, अगर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की षड्यंत्र किया जा रहा है, ठीक है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है जिस अपराध के लिए, अगर वो अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट से संबंधित है, दूसरी। और तीसरी, अगर 2 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय अपराध की, कौन कौन से अपराध, कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और 2 या 2 से अधिक वर्ष के अपराध से दंडनीय अपराध की अगर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, तो उस कंडीशन में जो पनिशमेंट दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को मिलेगा, जो पनिशमेंट अबेटमेंट वाले में जो पनिशमेंट मिलेगा, वही पनिशमेंट यहां भी दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है, और 2 वर्ष से अधिक की कोई दंड से दंडनीय कोई पनिशमेंट है, उसकी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, तो पनिशमेंट जो होगी वही जो दुष्प्रेरणा के लिए, इन्हीं अपराधों के लिए जो दिया जाएगा, वही पनिशमेंट इनका भी होगा। और अगर 2 वर्ष से कम का कोई अपराध है या कोई अन्य अपराध है, तो 6 माह तक का
किसी भी भांति का कारावास, चाहे साधारण हो और चाहे कठोर हो। ठीक है, किसी भी भांति का कारावास और साथ में जुर्माने का अपराध भी, जुर्माना भी दिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद कुछ और लीडिंग केसेस हैं, इन्हें आप नोट कर लें। आपके मेंस के आंसर को ये और स्ट्रांग बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं ना कहीं जरूर आपसे टकरा जाएंगे। इन केसेस को नोट कर लें। वीरेंद्र कुमार घोष, अच्छे से पता है आपको, ठीक है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। अच्छा, इसको पोस्ट मास्टर केस के नाम से तो जानते ही जानते हैं, इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी इसे जानते हैं। तो वीरेंद्र कुमार घोष का एक केस जो है वो इसका लीडिंग केस है। फिर इसके बाद है पुलिन बिहारी दास वर्सेस एम्परर, पुलिन बिहारी दास वर्सेस एम्परर। फिर एक और केस है लीडिंग, तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। मैंने आपको लिखाया तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, 1956 का ये केस है। फिर भीमधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1956 का ये भी केस है। और शरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, AIR 1957 SC 747। तो ये कुछ और अतिरिक्त लीडिंग केसेस हैं। ठीक है, और अक्सर आपको इसमें से, चूंकि आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जो अधिकांश इसमें से जो सवाल होते हैं, अगर मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपसे इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट के बाद इस पे प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। तो प्रॉब्लम में अभी आपने जो धारा 34 के साथ और जो धारा 107 के साथ आपने जो उसको अंतर किया है, अगर वो अंतर आपको अच्छे से याद रहा तो आप प्रॉब्लम को बहुत इजी सही तरीके से कर लेंगे। और अगर ये अंतर आपको नहीं याद है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और डिसीजन जो है आपका सही नहीं होगा। आज सुबह ही किसी ने व्हाट्सएप पे एक सवाल किया था दुष्प्रेरणा का, ठीक, तो वहां मैंने यही जवाब दिया था और यही वजह है कि वो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, अभी आपसे में से किसी ने मुझसे पूछा था कि हस्बैंड वाइफ वाला जो है उस प्रॉब्लम को फिर से एक बार डिस्कस कर लें। तो देखो, चाहे वो इंडियन लॉ हो चाहे वो ब्रिटिश लॉ हो, जब आप एविडेंस एक्ट में सेक्शन 121, 22, 23, 24, 121, 122, 123 ये सब पढ़ते हैं, तो वहां आप देखते हैं कि पति पत्नी जो होते हैं उनका आपराधिक मामलों में एक दूसरे के विरुद्ध, जो उनकी आइडेंटिटी जो है वो एक ही मानी जाती है। ठीक है, और वहां उनके जो गवाहियां हैं वो एडमिसेबल नहीं होती है। विशेषाधिकृत संसूचना, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में उसे बार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, उठा के बेयर आप देखिएगा एविडेंस एक्ट। तो पति और पत्नी को, हस्बैंड और वाइफ को कानून की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से एक माना जाता है। ठीक है, और जब इनको एक माना जाता है, और आपने शुरू में ही पढ़ा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, तो व्यवहारिक तरीके से पति पत्नी तो 2 लोग हैं, लेकिन विधिक रूप से ये 2 ना होकर 1 हैं। और जब ये 1 हैं तो ये 2 नहीं माने जा रहे हैं, और ये 2 नहीं है तो आपस में मिलके कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें पति और पत्नी ये दोनों 1 हैं, कोई एक और चाहिए, कोई और सहयोगी और चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इनके बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ही माने जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश लॉ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एस्टेब्लिश है, और उसके एस्टेब्लिशमेंट में ये माना जाता है कि इनमें एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मुकदमे नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया में इनको सहयोग करने के लिए
उकसाने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इनको ऑफेंडर माना जा सकता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आज कुछ नया आपको मिला होगा। ये आपका चैप्टर 5A आज कंप्लीट होता है। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये आपको स्वयं पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात की गई है। ठीक, तो ये 2 चैप्टर आपको खुद पढ़ने होंगे। इसके बाद मेरी अगली फ्राइडे की जो क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ चैप्टर 8 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और बार बार इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत पढ़िए। और वो है ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो खाक गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत करिए, लगन के साथ मेहनत करिए, अपने लिए ईमानदार रहिए, किसी को नहीं दिखाना, आपको स्वयं को दिखाना है। जिस दिन आप संतुष्ट हैं उस दिन आप ये मानिए कि हाँ, मैं सचमुच ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए, भाई को दिखाने के लिए, अपने अगल बगल पड़ोसियों को दिखाने के लिए कि वो कहें कि हाँ, बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत डिवोटी है, किसी को दिखाना नहीं है। आपको अपने से निगाह मिलानी है। जिस दिन आप अपनी निगाह मिलाने लगे उस दिन आप ये मानिएगा कि हाँ, आप सचमुच में ईमानदार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वरना दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया देखने नहीं आती है। ठीक है, दुनिया सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करने के लिए, आक्षेप करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो मेहनत करिए, अगली फ्राइडे को फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, और किसी के पास कोई और सवाल हो तो प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिए, कोई क्वेरी हो तो। जी, आपके पास कोई क्वेरी हो तो प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप लोग ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड किया करो भाई। मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोग को। लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस दोगे तब जाओगे क्लास करने के लिए, है ना। और वहाँ पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ इतने डिग्निटीफुल लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर सब्जेक्ट को एक साथ आपको कवर कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, इश्यू हो जाता है। थोड़ा सा टाइम निकाल लो। यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ आप लो, आपकी पर्याप्त तैयारी हो जाएगी, बहुत इशू नहीं होगा। ठीक है, होप अगर किसी को कोई सवाल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है। बाकी जो होगा तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को। ये अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगले फ्राइडे को मिलते हैं। थैंक यू।